वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। हजारों बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। क्या बताएंगे हम लोग? स्किनर के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो स्किनर थे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो क्या बताएंगे हम लोग? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम। क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का सिद्धांत है उसके और कौन कौन से नाम है। तो यहाँ पे देखो इसका जो अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, उसके बाद आरएफ थ्योरी का सिद्धांत। ये सारे किसके नाम हैं? ये सारे नाम हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम। अब यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन कोई दे दिया जाएगा। या फिर पूछ लिया जाएगा आरएफ थ्योरी के बारे में किसने बताया, आरएफ थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? बीएफ स्किनर। या फिर पूछ ले सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी बताएंगे बीएफ स्किनर। इसमें से कोई भी सिद्धांत पूछे तो क्या बताएंगे? बीएफ स्किनर। या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में पूछे तो भी बताएंगे हम लोग बीएफ स्किनर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। देखो यहाँ पे अनुक्रिया और उनके सिद्धांत में क्या मिल रहा है? क्रिया प्रसूत। तो किस पर जोर दिया सबसे ज़्यादा? क्रिया पर जोर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो क्या बताएंगे हम लोग? बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। पहले किस पर किया था? चूहे पर किया था। और उसके बाद सेम प्रयोग किया था कबूतर पर किया था। तो यहाँ पे कभी कभी दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, चूहा और कबूतर। कभी कभी केवल चूहा मिलेगा और कभी कभी कबूतर मिल सकता है। तो किस पर किया था प्रयोग? चूहे और कबूतर पर। अब क्या किया था बीएफ स्किनर ने, अब देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगा। अब ये देखो चूहा क्या कर रहा है? इधर उधर घूमने लगा। तो यही है चूहे के द्वारा क्रिया करना। क्या किया चूहे ने? सबसे पहले जब उसको बॉक्स में बंद किया गया तो सबसे पहले चूहे ने क्या किया? सबसे पहले चूहे ने किया क्रिया की। क्या किया? क्रिया की कि इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहा गया यहाँ पे देखो। अब जब इन्होंने चूहे को बंद किया तो सबसे पहले क्या करता है? चूहा इधर उधर घूमता है, दौड़ता है, इधर उधर घूमने लगा। तो ये क्या हुई? चूहे के द्वारा हो गया यही क्रिया करना। सबसे पहले क्या किया चूहे ने? चूहे को जब बंद कर दिया गया बॉक्स में, सबसे पहले चूहे ने क्या किया? सबसे पहले क्रिया की चूहे ने। उसके बाद क्या मिला? उसे भोजन मिला। तो यही इसी वजह से क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि सबसे पहले क्रिया करता है चूहा, उसके बाद उसे उसका भोजन मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। और जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। अब यहाँ पे देखो हमने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले क्या करता है चूहा? अनुक्रिया करता है। उसके बाद क्या है? उसका उद्दीपन जो भोजन होता है वो मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया में तीव्रता आती है। अब यहाँ पे पुनर्बलन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पुनर्बलन के बारे में अब यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट देखते हैं हम लोग
कि सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन पर किसने ज़्यादा जोर दिया, तो क्या बताएंगे हम लोग, B.F. स्किनर ने। और यहाँ पे लेकिन एक ये पॉइंट मोस्ट नोट कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था CL हल ने, ठीक है, किसने दिया था, CL हल ने। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत को जो प्रयोग किया था वो किया था स्किनर ने। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रयोग किया था स्किनर ने, और जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था CL हल ने, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे पुनर्बलन के बारे में। अब देखो पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन का ये तात्पर्य है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। क्या होता है, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, जो चूहा था उसे भोजन दिया गया तो क्या हुआ, उसके बाद उसकी जो है अनुक्रिया बढ़ जाएगी, वो दोबारा मतलब प्रैक्टिस करेगा उसकी। अब यहाँ पे पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा प्रशंसा करना, ये क्या हो गया, पुनर्बलन हो गया। जैसे किसी को उत्साहित करना, प्रेरणा देना। जब बच्चे ने क्या किया, पेपर पास किया तो बच्चे जो उसके पेरेंट्स थे क्या की, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, तो क्या हो गया, ये पुनर्बलन हो गया। अब देखो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सकारात्मक पुनर्बलन और नंबर 2 नकारात्मक पुनर्बलन। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। क्या होता है सकारात्मक पुनर्बलन में, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। अब जैसे कि देखो कोई बच्चा है, अब बच्चा क्या हुआ, पेपर में पास हुआ अच्छे नंबरों से, तो क्या किया उनके पिताजी ने कि उसकी खूब प्रशंसा की और उसे कोई मतलब जैसे बाइक दिलवा दी, तो क्या हुआ उसको, ये हो गया सकारात्मक पुनर्बलन। क्या हुआ, ये सकारात्मक पुनर्बलन। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि जैसे कि बच्चे ने क्या किया कि कोई गलत काम किया, कोई शैतानी की, तो क्या किया उन्होंने, उनके जो पेरेंट्स थे उनको पीट दिया, दंड दे दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी दिए गए, यहाँ पे दो पॉइंट देखो कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। क्या होता है, प्राणी क्रिया को दोहराता है अगर उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। उसके बाद पुनर्बलन की अनुसूची के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पुनर्बलन की अनुसूची क्या होती है। अब यहाँ पे देखो पुनर्बलन की अनुसूची ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, यह दो प्रकार की होती है पुनर्बलन की अनुसूची। नंबर 1 सतत पुनर्बलन अनुसूची। अब ये क्या होती है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। क्या होता है, जब कोई क्रिया करे तो तुरंत उसके बाद उसका पुनर्बलन किया गया, तुरंत मतलब उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसकी मतलब तुरंत तारीफ कर देना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सतत पुनर्बलन अनुसूची। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची क्या होता है कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कि सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। अब अगर कोई सभी सवालों में क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना, कि अगर सभी काम तो अच्छा कोई करता नहीं। और ये भी है कि इसमें देखो अगर किसी की परमानेंट केयर होकर प्रशंसा हो तो उसको अपने आप में क्या आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो सतत पुनर्बलन की अनुसूची है और ये आंशिक पुनर्बलन की अनुसूची, अब इसमें से कौन सा ज़्यादा उपयोगी है, ये भी पेपर में आता है। तो क्या बताएंगे हम लोग, आंशिक पुनर्बलन की अनुसूची, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कि सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। क्या, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है कोई बच्चा, तभी उसकी तारीफ़ करना। ये नहीं कि बस हर टाइम उसकी तारीफ़ ही करते रहो, झूठी तारीफ़ करते रहो, तो ये क्या है, ये गलत होता है। तो ये हमारे सारे स्किनर के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे स्किनर के सिद्धांत से। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।